First question: velocity of sound in air at STP. At STP it is given 330 meter per second. STP means standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इसी सिचुएशन में वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड है. The distance covered by sound in 2 seconds when atmospheric temperature is 30 डिग्री सेल्सियस. तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितना वेलोसिटी होगा इसी क्वेश्चन में पूछा गया. पहले जो एसटीपी था, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. केल्विन में ट्रांसफर किया जाए तो 273 केल्विन वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर. बाद में 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब केल्विन स्केल में उसी टेम्परेचर को लिखा जाएगा 303 केल्विन. साउंड वेलोसिटी का जो रिलेशन है रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम, मतलब टेम्परेचर के साथ एक उसका स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है. उस हिसाब से V2 बाई V1 लिखा जाएगा रूट ओवर ऑफ T2 बाई T1. हम लोग को V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. V1 330 है, T2 303, T1 273. यहाँ से V2 मतलब साउंड वेलोसिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टफ हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऑड नंबर आ गया, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, लेकिन करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 303 divided by 273 वो आएगा 1.05 into 330 347.6 ऐसा कुछ आएगा. 347.6 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री सेल्सियस में जितना वेलोसिटी होगा. अभी पूछा गया ऐसा वेलोसिटी होगा तो 2 सेकेंड में इन 2 सेकेंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. इसको कैलकुलेट किया जाए तो नियरली 700 मीटर आएगा, मतलब 0.7 किलोमीटर वो आंसर होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन दिया गया, फॉर्मूला को ही लिखने बोला गया. रेजोनेंस ट्यूब में जो एंड पॉइंट करेक्शन होता है उसका वैल्यू कितना होता है. एंड पॉइंट करेक्शन का वैल्यू 0.6 सर होता है. 0.6 सर रेजोनेंस एयर कॉलम का. डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3. If the distance between source of sound and a cliff is s, if the velocity of sound is v, then the time taken here the second echo, not the first echo. Echo मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्लिफ है, यहाँ पे कोई पर्सन कुछ भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो है s. तो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड ट्रेवल करेगा क्लिफ के तरफ, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर रिटर्न आएगा.
दैट इज कॉल्ड इको। तो फास्ट एक बार रिफ्लेक्ट होगा तो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा जाने के लिए एस, जब वो लौट आएगा फिर एस, टोटल डिस्टेंस कवर होगा 2s। 2s, तो इसमें फास्ट इको प्रोड्यूस होगा, एक बार इको होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सेकेंड इको, सेकेंड मतलब फिर एक साउंड जाएगा, वो फिर लौट आएगा, ये होगा हमारा सेकेंड इको। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा 4s। स्पीड इज v, सो टाइम कितना जरूरत है 4s/v। 4s/v, इतना टाइम का जरूरत पड़ेगा सेकेंड इको को सुनने के लिए। 4s/v, टोटल डिस्टेंस कवर 4s बाई velocity of sound. Next question. The intensity of sound gets reduced by 10% on passing through a block. If it passes through two such blocks, then the intensity of the outgoing sound. यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसके अंदर कोई साउंड आएगा जिसका इंटेंसिटी आई है, बाहर आने का टाइम में I0 है, बाहर आने का टाइम में उसका 10% रिड्यूस्ड हो जाएगा। 10% रिड्यूस होगा मतलब 90 I0/100 हो जाएगा। 10% रिड्यूस, फिर वही साउंड और एक सिमिलर टाइप का ब्लॉक में अंदर आया तो फिर रिड्यूस होगा। अभी फिर 10% रिड्यूस मतलब अभी जितना है उसका 10%, तो उसका 10% कैलकुलेट किया जाए तो जो वैल्यू आएगा वो है 9 I0/100। तो कितना इंटेंसिटी इसके बाद रहेगा साउंड में, कितना इंटेंसिटी बचेगा, फाइनली कितना इंटेंसिटी रह जाएगा, इतना डिक्रीज हुआ। सेकेंड सेकेंड ब्लॉक में इतना डिक्रीज हुआ, तो इतना डिक्रीज हुआ मतलब वैल्यू कितना बचेगा, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना रह जाएगा, इसी से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में जो मिलेगा 90 - 9 I0 आएगा, मतलब 81 I0/100 रहेगा। इतना डिक्रीज हुआ मतलब 81 I0/100 यहाँ से निकल आएगा। तो परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा, कितना साउंड बाहर आएगा, 81% साउंड बाहर आ रहा है, 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sound waves are traveling in a medium whose adiabatic elasticity is E1 and isothermal elasticity is E2। हम लोग साउंड वेव का जो इक्वेशन लर्न किया था, फर्स्ट जो इक्वेशन सजेस्ट किया था साइंटिस्ट न्यूटन ने, उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस सोच लिया था। इस हिसाब से साउंड वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल रिलेशन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से सोचा गया था न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन के अनुसार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जो साइंटिस्ट लैपलास करेक्शन किया उसी प्रोसेस का, उसी साउंड वेलोसिटी का इक्वेशन में, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। साउंड ट्रांसफर प्रोसेस जो है, साउंड जो ट्रैवल करता है मीडियम में, वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो टोटली साउंड वेलोसिटी का जो डिपेंडेंस रहेगा एडियाबेटिक इलास्टिसिटी के ऊपर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। रूट ओवर ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ऐसा ही इक्वेशन लैपलास ने प्रूव किया था, साइंटिस्ट लैपलास ने। नेक्स्ट, a change in temperature affects which property of sound?
टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी किसी भी सिचुएशन में नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं होगा वो। टोटली साउंड जो सोर्स है, साउंड सोर्स के ऊपर डिपेंडेंस होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता। एम्पलीट्यूड लाउडनेस के साथ रिलेटेड है। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा तो लाउडनेस भी नहीं चेंज होगा। जो चीज चेंज होने का चांसेस है वो है वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ साउंड वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। ये हमारा साउंड वेलोसिटी, एन इज द फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। लैम्डा इज द वेवलेंथ। हम लोग को मालूम है साउंड वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ऐसा रिलेशन है। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, उसका कोई चेंज नहीं होगा। v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल वेव? यहाँ पे बहुत आसान आंसर है, साउंड वेव भी एक वेव है जो मैकेनिकल है। अदर्स जो वेव को लिखा गया सभी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल नहीं है। ये वेव है। अदर्स जो भी वेव यहाँ पे लिखा हुआ है। Equation of progressive wave is given by this relation. Then which one is correct? प्रोग्रेसिव वेव का जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कोई भी आंसर को समझने के लिए। ये वाला ऐसा जनरल इक्वेशन होता है। कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस रहेगा तो उसको लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो। अभी इसी इक्वेशन जो दिया गया उसको उस हिसाब से ही लिखो। पाई जो है वो ब्रैकेट के अंदर का जो आइटम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पाई इंटू टी बाई 5 मिलेगा। यहाँ पे पाई इंटू एक्स बाई 9 मिलेगा। फाइनली पाई बाई 6 है। अभी कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। ओमेगा और के दोनों चीज मिल जाएगा, उसमें से ही और जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ओमेगा और के दोनों चीज को कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपेयर करने में ये बात क्लियर है, ओमेगा जो है वो पाई बाई 5 है। के जो है के कांस्टेंट के, उसका पोजीशन में पाई बाई 9 है। के एक्स एक्स के साथ लगा हुआ है जो टर्म वही के है। तो हम लोग को मिल गया ओमेगा एंड के। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। एन मतलब एफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से एफ मिलेगा और के मतलब के का जो फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा मिलेगा। इस दोनों टर्म से एफ कैलकुलेट करो और लैम्डा कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद मेरे को बोलो कौन सी वैल्यू आ रहा है। एफ का वैल्यू क्या आ रहा है और लैम्डा का भी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। F is equals 1 by 10. F equals to 1 by 10. 1 by 10. Yes, F equals to 1 by 10. And lambda equals to pi pi is cancelled
and multiply diagonally, you will get lambda. Multiply diagonally 18. 18. Very good. Now check the option. लैम्डा इज 18 ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर होगा। एफ जो मिला हम लोग को 1/10, वो ऐसा यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पे 50 है, तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव्स हैविंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को जितना फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, वो उसका जो रेंज हम लोग को मालूम है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये हमारा रेंज है, 20 to 20,000। और यू मे राइट 20 kHz ऑल्सो। किलो मतलब 20,000। तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, इस रेंज के अंदर कौन सी वैल्यू है? चारों ऑप्शन जो है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए। कौन सी वैल्यू इस रेंज के अंदर है? इस रेंज का बाहर होगा तो हम लोग को सुना नहीं देगा। कोई भी साउंड फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर होगा तो ह्यूमन ईयर उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा, नहीं तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो चारों ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जो इस रेंज के अंदर है? चारों ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जो इस रेंज के अंदर है? 20 से 20,000। 5,000. हाँ, 5,000 आसान क्वेश्चन है। तो 5,000 जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग को सुना देगा। इट इज ऑडियोबल टू ह्यूमन बीइंग्स। Next, what must be the minimum distance of reflecting boundary from the source of sound to hear distinct echo? यहाँ पे एक वॉल है, इससे मिनिमम कितना डिस्टेंस में साउंड सोर्स रहना चाहिए इको रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो इको मतलब साउंड ट्रेवल करेगा, एक वॉल तक जाएगा, जाने के बाद फिर लौटेगा एंड क्लियरली उस ह्यूमन बीइंग्स को सुना चाहिए। क्लियर साउंड होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट साउंड होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब पहले जो साउंड उस प्रोड्यूस किया और जो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद आया उसकी तरफ, वो दोनों अलग से सुना चाहिए, तब उसको इको कहता है। तो डिस्टेंस जो होगा, साउंड जितना ट्रेवल करेगा इस टाइम पे, ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इतना ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस होगा जाने के लिए एक बार और लौट आएगा, तो दो बार क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस उसका हाफ होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला को याद रखना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू v इंटू t/2 क्लियर इको सुनने के लिए। या फिर वेलोसिटी 330 है। डिस्टिंक्ट और क्लियर साउंड पाने के लिए एटलीस्ट टाइम गैप जो होना चाहिए ह्यूमन ईयर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स का जो सुनने का प्रोसेस है, उसमें एटलीस्ट 1/10 सेकेंड गैप होना चाहिए। क्योंकि जो भी साउंड हमारा ईयर में आता है उसका एक परसिस्टेंस 1/10 सेकेंड रह जाता है। एटलीस्ट 1/10 सेकेंड बाद में साउंड आना चाहिए। तो टाइम 1/10 सेकेंड, v is 330,
डिवाइडेड बाई टू होगा क्योंकि साउंड एक बार जाएगा, जाने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर आएगा, इसलिए बाई टू हो रहा है। तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 16.5 मीटर आ जाएगा। 16.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। A propagating wave along positive x-axis is given। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक वेव ट्रेवल कर रहा है ऐसे, उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी उसी वॉल से रिफ्लेक्ट होगा साउंड, रिफ्लेक्ट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, और उसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है एक रिजिड बाउंड्री से। रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुआ मतलब यहाँ पे एक फेस चेंज आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। कुछ एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है रिफ्लेक्शन होने के टाइम पे, इसलिए ए डैश लिखा हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसका, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जो साउंड ट्रेवल कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन था। जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव था, रिफ्लेक्ट बैक करने के टाइम में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और बाहर एक फेस चेंज हो रहा है, रिजिड वॉल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिजिड वॉल पे रिफ्लेक्ट होगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर नॉर्मल वॉल होगा, रिजिड नहीं है, ऐसा कुछ वॉल में रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे तब नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए बाहर में भी एक नेगेटिव फेस चेंज आएगा, अंदर में तो साइन प्लस होना चाहिए क्योंकि साउंड नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ये वाला हमारा आंसर होगा। उसी कॉन्सेप्ट का रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक साउंड वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने में कौन सी चीज, कौन सी चेंज आएगा उसमें? फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्स हुआ, मतलब रिजिड एंड में, रिजिड एंड में रिफ्लेक्ट होगा तो उसका 180 डिग्री फेस चेंज होगा। 180 डिग्री फेस चेंज हो जाएगा। ऐसा ही अभी अभी इस क्वेश्चन में ही हम लोग सुना था, इसलिए बाहर में नेगेटिव साइन आ गया था। 180 डिग्री फेस चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन heard the thunder 6 seconds later he saw a lightning। लाइटनिंग का जो लाइट उस लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो तुरंत पहुंच जाएगा। लाइट का जो विजुअल है, विजुअल तुरंत हम लोग को दिखा जाता है लाइटनिंग के टाइम पे, लेकिन जो साउंड आता है वो कुछ गैप में आता है क्योंकि साउंड का वेलोसिटी उतना ज्यादा नहीं है लाइट की तरह। लाइट का जो वेलोसिटी है वो वेरी हाई वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ light in free space is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन साउंड वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है उसके कंपैरिजन से। साउंड वेलोसिटी उसको लिखा हुआ है 332 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर in air is 27 डिग्री। हाउ far was the flash of light? तो पहले हम लोग को जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसी टेम्परेचर में साउंड वेलोसिटी कितना है। फिर वही फॉर्मूला v प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर, v2 by v1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ t2 by t1। v2 को कैलकुलेट करना है, v1 332, रूट ओवर ऑफ t2 मतलब 27
plus 273 और T1 is 0 plus 273। यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा V2 का वैल्यू। 27 प्लस 273 300 आएगा। यहाँ से V2 को जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन दिया गया। रूट ओवर ऑफ 300 1.048 into 332। इतना वेलोसिटी होगा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो इस वेलोसिटी से 6 सेकेंड 6 सेकेंड के बाद सुना सुना गया उसी थंडर का साउंड। तो कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू 6। इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने में नियरली 2088 आएगा। 2088 ये वाला 2088 मीटर डिस्टेंस है जहां पे लाइटनिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। The amplitude of wave at 10 centimeter is A. The amplitude of wave at 40 centimeter। ये तो आसान क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर में ए होगा तो 40 सेंटीमीटर पे A/4 होगा। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड में ही आंसर आ जाएगा। Okay, the ratio of velocity of sound in hydrogen gas and that in helium gas, टेम्परेचर सेम है। हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है गामा RT/m, ऐसा फॉर्मूला है। velocity of hydrogen, velocity of sound in hydrogen and helium, इस रेशियो से लिख दो। जो भी चेंज है वो गामा जो वैल्यू उसमें चेंज है और जो मॉलिक्यूलर मास m उसमें भी चेंज है। अभी गामा जो है उसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है। गामा हाइड्रोजन बाई गामा हीलियम। मास जो है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको रिप्लेस करो। गामा हाइड्रोजन 7/5 बाई गामा हीलियम 5/3। हाइड्रोजन हीलियम molecular mass is 4, हाइड्रोजन molecular mass is 2। अभी यहाँ से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो कौन सी आंसर आ रहा है बोलो।
ऑप्शन सी आ रहा है सर। ऑप्शन सी मतलब रूट 42/5। रूट 42/5। हाँ, रूट 42/5 आएगा। गुड। नेक्स्ट, द यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज गिवन एंड ऑल्सो डेंसिटी इज गिवन। आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड यंग मॉड्यूलस और डेंसिटी के साथ ऐसे रिलेटेड है। जस्ट जो डेटा दिया हुआ है उसको रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा। यंग मॉड्यूलस बाई डेंसिटी 78 इंटू 10⁻²। फिर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू आ गया, इसलिए टफ हो जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो इस टाइप का कैलकुलेशन के लिए। 10⁻² कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10⁻9 रहेगा। 2 से 78 कैंसिल होगा तो 39 हो जाएगा। तो ऊपर में 10⁻9 है, यहाँ पे रूट 39 मिलेगा। 10�9 जो मिल गया उसका स्क्वायर रूट होगा तो 10⁻9 का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए उसको 10 इंटू 10⁸ लिख दो। यहाँ पे जो 39 है उसी 39 को नियरली 40 लिख दो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो है 2, और 10⁸ जो अब वहाँ पे है ऊपर में उसका स्क्वायर रूट होगा तो 10⁴। तो हाफ इंटू 10⁴ ऐसा आ गया। हाफ मतलब 0.5 इंटू 10⁴। तो अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सी टाइप का ऑप्शन है। 0.5 इंटू 10⁴ मतलब 0.5 के साथ 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें 5,000 मिलेगा, नियरली 5,000। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा, नियरली 5,000। तो एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन टफ आ जाएगा तो इस तरह अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 39 को जब 40 मैंने लिख लिया तभी कैलकुलेशन आसान हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पहले क्लास में इस वेब चैप्टर का फेज डिफरेंस के साथ पाथ डिफरेंस का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसी टाइप का ही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। वेवलेंथ लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसा रिलेशन है। फेज डिफरेंस इज डेल फाई, तो लैम्डा इज 15। कितना पाथ डिफरेंस है इसी दोनों जो वेव ट्रेवल कर रहे हैं इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 5.25 माइनस 4.5, ऐसा ही डिफरेंस है। अभी इसको कैलकुलेट करो। 2π/15, 5.25 माइनस 4.5 किया जाए तो 0.75 मिलेगा। बाकी जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करो, देखो कौन सी आंसर आएगा। या फिर जो पॉइंट है उसको रिप्लेस किया जाए इस तरह, इसमें 100 लिख दिया गया। 15 इंटू 75, 5 15 * 75 होता है। तो जो आ गया वो है 0.31 समथिंग। 0.1 आ गया, लेकिन यहाँ पे केवल केवल पाई लिख दिया। इसको लिखना था 0.1 इंटू पाई,
5 into 10 कैंसिल होगा तो 10 रहेगा, मतलब पाई/10 एक्चुअली आंसर होगा फेज डिफरेंस का। पाई/10 1/10 मतलब उसको तुम 0.1 लिख सकते हो। सो पॉइंट पाई ऐसा आंसर होगा। आंसर ये वाला यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region of the electromagnetic spectrum includes waves with a frequency 10 to the power 7 megahertz? इस रेंज का फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव का होता है? पहले मेगाहर्ट्ज मतलब कितना है उसको समझना पड़ेगा। मेगाहर्ट्ज मतलब 10 to the power 6 हर्ट्ज। यहाँ पे 10 to the power 7 लिखा हुआ है। 10 to the power 7 इंटू 10 to the power 6, टोटल मिला के 10 to the power 13 हर्ट्ज होगा। तो 10 to the power 13 का जो रेंज होता है, हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है लाइट वेव का, विजुअल लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 होता है, उससे थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी। तो स्पेक्ट्रम में जैसे होता है वो पहले रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से रेड आता है, रेड टू वायोलेट, ऐसे रेंज रहेगा विजुअल लाइट का। वायोलेट के बाद आता है यूवी, अल्ट्रा वायोलेट, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे, एक्सरे से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे। ऐसे हमारा स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम को याद रखना पड़ेगा। तो रेड टू वायोलेट जो विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम, उसका फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 होता है, उससे थोड़ा सा कम मतलब इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 13 हर्ट्ज हो सकता है। 10 to the power 14 से ज्यादा होगा तो यूवी हो जाएगा। यूवी, यूवी 10 to the power 15 16 ऐसे होता है। उससे भी ज्यादा होगा तो एक्सरे होगा। मतलब जितना ऊपर का डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का होता है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड। क्यों ग्रेटर है सॉलिड में? सॉलिड के ग्रेटर इसलिए होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है यंग मॉड्यूलस बाय डेंसिटी, सॉलिड का यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस जो कांस्टेंट आएगा इसमें यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई but the elasticity is low. So, density of the solid is low but elasticity is high. ये भी नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा ही होता है, लेकिन सॉलिड का इलास्टिसिटी हाई होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया, सोच समझ के ही दिया गया, सोच समझ के ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया। डेंसिटी कम नहीं होता है सॉलिड में, डेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन इलास्टिसिटी हाई होता है। इलास्टिसिटी हाई होता है इसलिए साउंड वेलोसिटी ज्यादा होता है सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन व्हिच टाइप ऑफ गैस? गैस में फॉर्मूला जो है गामा RT/m। गामा का जो वैल्यू होता है वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू ज्यादा होता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए उसका वैल्यू 1.67, डायटोमिक गैस जो होता है उसके लिए 1.4, ट्राइएटॉमिक होगा तो और पॉलीटॉमिक होगा तो और भी डिक्रीज करेगा, 1.3 हो जाएगा। इसलिए मोनोएटॉमिक जो गैस है उसका गामा का वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें साउंड वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। When sound wave goes from one medium to another, the quantity that's remained unchanged. Frequency, the only properties related to this property is related to characteristics only.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ओनली। सोर्स के साथ ही रिलेटेड है, सोर्स नहीं चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। Two uniform wires of the same length and the same tension have diameter in the ratio. Plug together their frequency. फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, ऐसा एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे जो मास लिखा हुआ है वो है मास पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो होता तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब उस फॉर्मूला का भी एक मॉडिफिकेशन आएगा, ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा। उसका मतलब वो जो आर स्क्वायर है वो बाहर आएगा रूट से, रूट से बाहर आएगा तो आर लिखा जाएगा टी पाई रो। तो यह से एक बात तो क्लियर है, जो लेग के साथ भी रिलेशन है लेकिन सेम लेग लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है n1/n2, रेडियस और डायमीटर सेम ही चीज है। डायमीटर्स को 2 से डिवाइड होगा तो रेडियस हो जाता है, इसलिए रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब R2/R1 लिखा जाएगा। और कौन सी चीज डिफरेंट है? टेंशन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एल और टी में कुछ चेंज नहीं है, डेंसिटी में भी कुछ चेंज नहीं है। जस्ट जो चेंज है रेडियस और डायमीटर में। रेशियो कौन सी लिखा हुआ है? 1:2। यहाँ पे R2/R1 तो अपोजिट रेशियो हो जाएगा 2/1। R1/R2 दिया हुआ था हाफ, तो R2/R1 2 आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आएगा 2:1। 2:1 इस फॉर्मूला जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग का, इस फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा, वही एक चैलेंज। A wave of frequency 1000 Hz travels between X and Y. डिस्टेंस 600 मीटर इन 2 सेकेंड, तो उसका वेलोसिटी है 600/2, 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 1000 हर्ट्ज, वी है, एन है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, लैम्डा कैलकुलेट करो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो वेवलेंथ कितना आएगा। 0.3. 0 point lambda equals to v/n, 300/1000। तो
0.3 इज द वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ पूछा नहीं गया, और क्वेश्चन जो हुआ यहाँ पे, हाउ मेनी वेवलेंथ आर देयर इन दिस डिस्टेंस, मतलब 600 मीटर में, इसी 600 मीटर में कितना वेव वेव रहेगा। तो नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू, जो लेंथ दिया गया 600 मीटर, सॉरी 600 मीटर बाई लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव इज 0.3। अभी इसको कैलकुलेट करो तब आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करो, इसके बाद जो आंसर पूछा गया वो आएगा। पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद पूछा गया उसी लेंथ के अंदर 600 मीटर के अंदर कितना वेव आएगा। 2000. नहीं, 2000, 2000 ना। हाँ सर, 2000. हाँ 2000। ओ, सेमी क्वेश्चन कॉपी हो गया। ए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है। पहले साउंड वेलोसिटी कितना होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला है बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट। अभी बल्क मॉड्यूलस जो लिखा हुआ है वो तो ऐसा यूनिट पे है, प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन डेंसिटी जो लिखा हुआ है वो सीजीएस में लिखा हुआ है, ग्राम पर सीसी में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीजीएस से कन्वर्ट किया जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तब डेंसिटी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको यहाँ पे लिख दो, 1000 मतलब 10⁻³ अभी कैलकुलेशन करना है। 10⁻³ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10⁻6 रहेगा। फिर रूट ओवर ऑफ 2.3 बाई 1.1, स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 एंड 1.1 थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होगा। अभी इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तुम, कैसे? जो 2.3 है उसको 2 लिख दो, 1.1 को 1 लिख दो, मतलब यहाँ पे √2 आ जाएगा। अभी स्क्वायर रूट कर दो, √2 का स्क्वायर रूट 1.4441 होता है, 41। 10⁻6 का 10⁻³ आएगा, तो इतना वेलोसिटी आएगा। इसी वेलोसिटी जो मिल गया, अभी पूछा गया 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड टाइम, 2 सेकंड के अंदर इस वेलोसिटी से साउंड बॉटम ऑफ सी का निच तरफ जाएगा, जाने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिटर्न आएगा। 2 सेकंड में ही जाएगा और फिर आएगा भी। तो कितना डेप्थ है, वेलोसिटी इनटू टाइम जो मिलेगा उसका हाफ होगा डेप्थ, क्योंकि साउंड जाएगा ग्राउंड की तरफ, बॉटम की तरफ, जाने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद लौट आएगा। तो टोटल
v इंटू टी मतलब टोटल जाने का टाइम और आने का टाइम इंक्लूड हो गया। तो डेप्थ जो है उसका हाफ होगा, केवल उसका जो डेप्थ है उसको पूछा गया। तो यहाँ पे v इंटू टी कर दो, v इंटू टी, टाइम 2 सेकेंड, टू कैंसिल हो जाएगा, 1.41 इंटू 10⁻³ वो डेप्थ मिलेगा, मतलब 1.410 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, ऐसा ही ऑप्शन दिया गया। तो अगर तुम राउंड अप करके कैलकुलेट करेगा इस तरह, जिस तरह यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी फिर साउंड वेलोसिटी का रिलेटेड ही है। v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ यंग मॉड्यूलस बाई डेंसिटी होता है। यहाँ पे दो ही वैल्यू दिया भी हुआ है, यंग मॉड्यूलस एंड ऑल्सो द डेंसिटी। यहाँ से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मेरे को तुम बोलो वेलोसिटी कितना आएगा। वेलोसिटी कितना आएगा उसके बाद जो पार्ट है क्वेश्चन का वो बहुत आसान है। पहले इस कैलकुलेशन के खत्म करो, कैसे होगा। ऐसे लिख लो, 8 इंटू 10⁻³ लिख दो इसको। अभी 10⁻³ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10⁸ रहेगा, 2 से कैंसिल होगा तो 4। देखो आसान हो गया, 10⁸ ऊपर में है, यहाँ पे है 4। 10⁸ का स्क्वायर रूट होगा तो 10⁴ आएगा, यहाँ पे 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो वेलोसिटी मिल गया। इस वेलोसिटी से 1 मीटर लेंथ का जो रॉड उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ बाई जो लेंथ कवर करना है वो बाई वेलोसिटी, तो 1 मीटर बाई वेलोसिटी 10⁴/2। 2 ऊपर चला जाएगा चेंज होके, तो 2/10⁴, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। क्वेश्चन बी ये आंसर हो गया। हाँ, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन हो गया। इसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ प्रॉब्लम बाकी है,